नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन में जुटे होंगे। आपने अभी तक उपमा अलंकार के विषय में जाना था। उपमा अलंकार के हमने दो मुख्य भेदों के विषय में अभी तक अध्ययन कर लिया था, पूर्ण उपमा और लुप्तोपमा। आज बचे हुए इसके दो अन्य भेदों के विषय में भी अध्ययन करेंगे। मैं एक बार पुनः आपको बता देता हूँ, उपमा अलंकार के जो पहले दो भेद थे, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा भी उपमा के दो अन्य भेद प्रसिद्ध हैं। आज हम इनका ही अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है मालोपमा और दूसरा है उपमेयो उपमा। मालोपमा कहता है कि उपमेय तो एक होगी, लेकिन उस एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमानों का प्रयोग किया जाएगा। उपमेय का मतलब होता है जिसकी समानता की जा रही है, और उपमान का मतलब होता है जिससे समानता की जा रही है। जिसकी समानता होती है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, और जिससे समानता होती है उसे अप्रत्यक्ष भी कहते हैं। तो जो चीज प्रत्यक्ष है वो तो एक होगी, लेकिन जो अप्रत्यक्ष है वो एक से अधिक होंगी। अर्थात उपमेय एक और उसी उपमेय के लिए एक से अधिक उपमानों का प्रयोग किया जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर मालोपमा अलंकार होता है। इसके बाद हम चौथा भेद पढ़ेंगे, जो है उपमेयो उपमा। उपमेयो उपमा का मतलब होता है जिस उपमेय की समानता हम उपमान से कर रहे हैं, उसी उपमान में हम उपमेय की समानता भी करें। ऐसी स्थिति के अंदर उपमेय उपमा अलंकार होता है। अर्थात हम जिस उपमेय की समानता उपमान से कर रहे हैं, उसी उपमान में उपमेय की समानता करें। ऐसी स्थिति के अंदर हमारा उपमेय उपमा अलंकार होगा। तो बिना देरी किए आज के अध्ययन को शुरू करते हैं और उपमा अलंकार के बचे हुए इन दोनों भेदों को समझते हैं उदाहरण सहित। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, उपमा अलंकार का तीसरा भेद है मालोपमा। और मालोपमा कहती है जब किसी पद में एक ही उपमेय के लिए अनेक उपमान उपस्थित हों। जब उपमेय तो एक होगी, उपमेय का मतलब होता है जिसकी समानता की जा रही है, वो तो एक है, लेकिन उसी उपमेय के लिए एक से अधिक उपमानों का, उपमान का मतलब होता है जिससे समानता की जा रही, अधिक प्रयोग हो, ऐसी स्थिति में मालोपमा अलंकार होगा। जब किसी पद में एक ही उपमेय के लिए अनेक उपमान उपस्थित हों, वहां मालोपमा अलंकार होता है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से पढ़ते हैं। उदाहरण है, पहला उदाहरण है, काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है राम महीप का। काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है राम महीप का। तो इस पंक्ति में काम का मतलब है कामदेव, देवताओं में प्रसिद्ध हैं अपनी सुंदरता के लिए। और प्रताप का मतलब होता है तेज। दिनेश का मतलब होता है सूर्य। सोम का मतलब होता है चंद्र। शील का मतलब होता है नम्रता या चरित्र। राम महीप, महीप का मतलब होता है राजा, यानी कि राजा राम। अब आप देखिए, इसमें राजा राम की समानता काम के साथ, सूर्य के साथ और चंद्र के साथ की जा रही है। यानी कि उपमेय एक है, राम राजा, और उसके लिए तीन तीन उपमान प्रयुक्त हुए हैं। चंद्रमा भी आया है, सूर्य भी आया है और काम भी आया है। अर्थ बनता है इस काव्य पंक्ति का कि राजा राम का जो स्वरूप है वो काम के जैसा तो सुंदर है, सूर्य के जैसा उनका प्रताप है, चंद्रमा के जैसा उनका व्यक्तित्व है, नम्रता है, चरित्र है,
ऐसे है राजा राम। जिसकी समानता की जा रही है उसे उपमेय कहते हैं। यहाँ राजा राम की समानता की जा रही है तो महीप राजा उपमेय है। और इनकी समानता किससे की जा रही है? सबसे पहले काम से की जा रही है, तो पहला उपमान होगा काम। इसके बाद सूर्य के तेज के साथ की जा रही है तो सूर्य होगा दूसरा उपमान। और तीसरा सोम यानी कि चंद्र के साथ की जा रही है तो चंद्रमा होगा इसका तीसरा उपमान। यानी कि एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमानों का प्रयोग किया गया है। जब किसी पद में एक ही उपमेय के लिए अनेक उपमान उपस्थित हों, वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण समझ करके देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, चंद्रमा सा कांतिमय मृदु कमल सा कोमल महा, कुसुम सा हंसता हुआ प्राणेश्वरी का मुख रहा। चंद्रमा सा कांतिमय मृदु कमल सा कोमल महा, कुसुम सा हंसता हुआ प्राणेश्वरी का मुख रहा। इस काव्य पंक्ति का अर्थ करके देखते हैं। तो कहता है चंद्रमा के जैसा कांति में, कांति का मतलब होता है चमकदार, मय का मतलब युक्त, मृदु का मतलब होता है मिट्टी के समान, कमल का मतलब कमल का पुष्प, कोमल का मतलब कोमल, कुसुम का मतलब होता है पुष्प, सा हंसता हुआ, प्राणेश्वरी का मतलब है स्त्री पत्नी का मुख रहा। यानी कि जो पत्नी है, जो स्त्री है, उसका मुख ऐसा है जैसे चंद्रमा की कांति हो, जैसे मिट्टी के समान कोमल कमल का पुष्प हो, या फूलों के जैसा हंसता हुआ हो। ऐसी प्राणेश्वरी का यानी कि स्त्री का मुख है। तो यहाँ पे स्त्री के मुख की समानता की जा रही है, तो ये हो गया उपमेय। और किससे की जा रही है? मृदु कमल से की जा रही है, यानी कि कमल से, और चंद्रमा के साथ, और पुष्प के साथ। यानी कि उपमेय एक है और इसके लिए उपमान चंद्रमा है, कमल है और पुष्प है। तीन तीन उपमानों का प्रयोग किया गया है। इसके कारण इस काव्य पंक्ति में मालोपमा अलंकार है। इसके बाद उपमा अलंकार का चौथा भेद है उपमेय उपमा। और उपमेय उपमा कहता है जब काव्य पंक्ति के अंतर्गत उपमेय की उपमान में और उस उपमान की उपमेय में समानता की जाए, वहां पर उपमेय उपमा नामक अलंकार होगा। कैसे होगा समझ करके देखते हैं। उपमेय उपमा, उपमा का चौथा भेद है, जब किसी पद में उपमान एवं उपमेय दोनों को एक दूसरे के समान माना जाता है। जब किसी पद में उपमान एवं उपमेय दोनों को एक दूसरे के समान माना जाता है, वहां उपमेय उपमा अलंकार होता है। उपमेय जिसकी समानता की जाए और उपमान जिससे समानता की जाए। जब इन दोनों को एक दूसरे के समान माना जाएगा, वहां पर उपमेय उपमा अलंकार होगा। कैसे होगा पहले उदाहरण से समझ करके देखते हैं। पहला उदाहरण कहता है, तो मुख सोहत है ससिसो और सोहत है ससिसो मुख जैसो। तो मुख सोहत है ससिसो और सोहत है ससिसो मुख जैसो। इस काव्य पंक्ति का अर्थ करके देखते हैं क्या बनता है। तो का मतलब है तुम्हारा, आपका। मुख का मतलब मुख, सोहत का मतलब सुशोभित, शशि का मतलब चंद्र सा, अरु यानी कि और, सोहत का मतलब सुशोभित, शशि का मतलब चंद्र, सो यानी कि समान, मुख का मतलब आपका मुख, जैसा का मतलब जैसा। यानी कि काव्य पंक्ति में कह रहा है कि आपका मुख चंद्रमा के समान सुशोभित है। यहां तक कहता है कि आपका मुख चंद्रमा के समान सुशोभित है, या फिर चंद्रमा आपके मुख जैसा सुशोभित है।
यानी कि उपमेय की उपमान में और उपमान की उपमेय में समानता की जा रही है। और जब किसी पद में उपमान या उपमेय दोनों में एक दूसरे की समानता की जाती है, वहां पर उपमेय उपमा अलंकार होता है। काव्य पंक्ति कहती है, आपका मुख चंद्रमा से सुशोभित है। या हम ऐसा कहें कि चंद्रमा आपके मुख के प्रकाश से चंद्रमा आपके मुख के प्रकाश से सुशोभित है। यहाँ उपमेय की उपमान में और उपमान की उपमेय में समानता की जा रही है। जहाँ उपमान या उपमेय दोनों की एक दूसरे में समान माना जाता है, वहां पे उपमेय उपमा अलंकार होता। एक और उदाहरण से समझ करके देखते हैं। भूषण के द्वारा रचित है ये दूसरा उदाहरण। दूसरे उदाहरण में कहता है, तेरा तेज सर्जा समथ दिन कर सो है, दिन कर सो है तेरे तेज के निक रसो। तेरो तेज सर्जा समथ दिन कर सो है, दिन कर सो है तेरे तेज के निक रसो। इसका अर्थ करके देखते हैं। कहता है कि तेरा का मतलब आपका, तेज का मतलब तेज, सर्जा का मतलब है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, सर्जा शिवाजी। सर्जा शिवाजी की उपाधि का नाम था। जैसे हम कहते हैं मेजर, जनरल, कर्नल, इसी तरह से एसपी, डीएसपी, इसी तरह से शिवाजी, छत्रपति शिवाजी को भी सर्जा शिवाजी के नाम से भूषण कवि पुकारता था। तो सर्जा शब्द का प्रयोग यहाँ शिवाजी के लिए आया है कि हे शिवाजी, तेरा तेज समर्थ दिन को सो है। समर्थ का मतलब पूर्ण रूप से, दिनकर का मतलब सूर्य, सो का मतलब समान, है का मतलब है कि हे शिवाजी, तेरा जो तेज है वो किसके समान है? वो सूर्य के समान है। यानी कि शिवाजी के मुख की समानता, शिवाजी के तेज की समानता सूर्य के साथ की जा रही है। तो शिवाजी उपमेय हो गया, सूर्य उपमान हो गया। ये पहली पंक्ति थी जिसमें उपमेय की उपमान में समानता की गई। अब जो दूसरी पंक्ति आएगी उसमें उपमान की उपमेय में समानता की जाएगी और उपमेय उपमा हो जाएगा। देखते हैं दूसरी पंक्ति। दिनकर सोहे, दिनकर का मतलब सूर्य, सोहे का मतलब सुशोभित है। तेरो तेज, तेरो तेज का मतलब होगा शिवाजी के, तेज का मतलब तेज के, निकरसो का मतलब निकलने से, कि शिवाजी के मुख से जो तेज निकल रहा है उससे कौन सुशोभित होता है? सूर्य सुशोभित होता। यहाँ उपमान की उपमेय में समानता की जा रही। पहली पंक्ति में उपमेय की उपमान में की गई और दूसरी पंक्ति की उपमान में उपमेय की गई। इसलिए इस काव्य पंक्ति के अंदर भी उपमेय उपमा नामक अलंकार है। यह अलंकार कहता है जब किसी पद में उपमान या उपमेय दोनों की एक दूसरे में समानता की जाए, वहां पर उपमेय उपमा अलंकार हो। इस तरह से प्यारे छात्रों, आज हमारा उपमा अलंकार पूर्ण हुआ है। आप ध्यान पूर्वक इस पूरे उपमा अलंकार को पढ़ करके देखना। उपमा अलंकार जहां किसी वस्तु के गुण, दशा, आकार, स्थिति, परिस्थिति के आधार पर किसी अन्य ऐसी ही चीज जो उसके साथ समान गुण धर्म रखती है, जब समानता की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमेय जिसकी समानता की जाए, उपमान जिससे समानता की जाए, वाचक शब्द सा, सी, समतुल्यता एवं सदृश, जो, जैसे, सदृश, इस तरह के शब्द, और साधारण गुणधर्म या समान गुणधर्म, उपमेय उपमान में एक गुण का होना। उपमा अलंकार भी 4 प्रकार का है, जिसमें 2 प्रकार प्रमुख हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा। पूर्णोपमा कहती है जब उपमा अपने 4 अंगों के साथ आती है। उपमेय उपमान वाचक शब्द समान गुणधर्म, जैसे प्रातः नभ था नीला शंख जैसे, या फिर तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो तुम्हारा मुख, मुख की समानता की जा रही है, उपमेय है। चंद्रमा के साथ की जा रही है तो उपमान है। सा वाचक शब्द है और सुंदर शब्द समान गुणधर्म है। यहाँ उपमा अपने 4 अंगों के साथ आई है, इसलिए पूर्ण उपमा। नंबर 2, लुप्त उपमा। लुप्त उपमा में उपमा अपने कोई एक या एक से अधिक अंगों का उसमें लोप होगा, वहां लुप्त उपमा होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा अधिकतर इसमें से ही पूछा जाता है। जैसे तुम्हारा मुख चंद्र सा है,
अब इसमें ये नहीं बताया कि चंद्र जैसा सुंदर है या चंद्र जैसा कोमल है, क्या है, बस ये कह दिया तुम्हारा मुख चंद्र सा है। तो तुम्हारा मुख, मुख की समानता की जा रही है। उपमेय चंद्र का मतलब चंद्रमा, उपमान, और सा वाचक शब्द, इसमें समान गुण धर्म का लोप है, इसलिए यहाँ उपमा का एक अंग लुप्त है, धर्म का लुप्त किया गया है, इसलिए यहाँ पे धर्म लुप्त उपमा। इसी तरह से उपमा के जो जो अंग काव्य पंक्ति में लुप्त होते हैं, उसी अंग के आधार पर वो लुप्त उपमा कहलाती है। इसके बाद आज हमने मालोपमा और उपमेय उपमा को पढ़ा है। आप ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करना, कोई दिक्कत आए तो फिर मुझसे पूछना। एमपीएस विद्यालय आप सभी के सफल एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप ध्यानपूर्वक अपने अध्ययन में जुटे रहें, सदा उन्नति तरक्की करते रहें, इसी की कामना के साथ आज के अध्ययन को यहीं समाप्त करते हैं। कल अपने दूसरे अलंकार के साथ, अब हमारे दो अलंकार बचे हैं, एक तो उत्प्रेक्षा बचा है, 4 अलंकार बचे हैं, एक उत्प्रेक्षा बचा है, एक रूपक बचा है, एक विरोधाभास बचा है और एक उदाहरण अलंकार बचा। उत्प्रेक्षा और रूपक में थोड़ा थोड़ा समझने की आवश्यकता है। विरोधाभास और उदाहरण, ये दोनों अलंकार तो बड़े आसान हैं, एक ही दिन में हो जाएंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी कामना के साथ आज के अध्ययन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।